सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सीधी डकैती का जो एक नया रूप हम सबके सामने आया है, जिसे हम सभी साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। और ये जो विषय है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और खासकर जनरल स्टडीज़ के थर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए। और थोड़ा बहुत इसका संबंध आपके फोर्थ पेपर जो एथिक्स से जुड़ा हुआ है उससे भी हो सकता है। मैंने कहा कि नया रूप, इसीलिए हमें क्राइम की दृष्टि से भी इसके नए रूप को समझना होगा, प्रशासन की दृष्टि से भी इसके नए रूप को समझना होगा, इसके कौन कौन से रूप हैं इसको भी समझना होगा। और एक और बात है कि इसका जो नैतिक शास्त्र है उसे भी थोड़ा समझना होगा। तो इन सब को समझ लेने के बाद यह एक साथ हमारे जनरल स्टडीज़ के 2-3 पेपर्स को कवर कर लेता है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है और ये जो सुनवाई है ये साइबर ठगी को लेकर है। साइबर ठगी को लेकर देखिए कि साइबर ठगी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं और जो टिप्पणियां की हैं वे क्या हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणी करता है तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही टिप्पणियां नहीं कर देता है कि गुस्से में आया और टिप्पणियां कर दी। उसके अंदर कहीं न कहीं सच्चाइयां झलक रही होती हैं और उन सच्चाइयों में हमें प्रशासन की नई आवश्यकता और साथ ही साथ नैतिकता के जो नए प्रतिमान हैं और उनको ठीक ठाक करने के लिए जो नए उपाय किए जाने चाहिए उनकी झलक मिलती है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो एस्पायरेंट हैं, खासकर अगर आप मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, तो आपकी नज़र इन बातों पर होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिजिटल फ्रॉड के लगभग 54,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मामलों की सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधी डकैती का नाम दिया गया, खुलेआम की गई डकैती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रकम है यह तो कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। इसके बाद देखिए कि वो कौन सी बात कहता है जो सच पूछे तो हम सबको चौंका देती है और सोचने के लिए विवश भी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में बैंक अधिकारियों की मिली भगत या लापरवाही हो सकती है। बैंक अधिकारियों की मिली भगत। और सच पूछिए तो यह माना जाता है कि अगर बैंक सही समय पर तत्काल जब उनके पास शिकायतें पहुंचती हैं और उस पर कार्यवाही करे तो ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। तो यह आपको एक अपराध का नया रूप दिखाई दिया, सीधी डकैती। और इसमें बैंक अधिकारी किस तरीके से शामिल हैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिखाई दी। और इन सब को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे कहा है कि इस पर रोक लगाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाए। अभी हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हम इस सीधी डकैती को नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसके लिए आपको नए तौर तरीके अपनाने होंगे। देखिए, ये जो मामला है साइबर अपराध का, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि धन का भी मामला है और अपराध का भी मामला है, तो इसके स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे। यानी कि यदि इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है तो आपको किसको किसको शामिल करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित नियम रेगुलेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। आपको दूरसंचार विभाग को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है और इससे जुड़े हुए जो नियम कानून होते हैं उस पर सरकार को अपनी तरफ से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब आपस में मिलकर
और एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करें। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने देखा है कि डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में बैंक अफसर आरोपियों के साथ पूरी तरह हाथ में हाथ डाले हुए हैं। जब वो केस की सुनवाई करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये जो अपराध हुआ है ये बैंक अपराधियों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। और इस पर फिर बैंक के बारे में, बैंक के अधिकारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी शर्मनाक टिप्पणी की है कि ये बैंक बोझ बनते जा रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। नैतिकता की बात, उन्हें समझना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं। उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बातें कही हैं। यहां मैं आपको एक खबर और बताना चाहूंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है और आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि भारत मंडप में 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर के। और इसी दौर में हमारे गृह मंत्री जी ने बाकायदे साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सेंटर का उद्घाटन किया है। और वो सेंटर क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसमें राज्य अपराध समन्वय केंद्र के डैशबोर्ड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑनलाइन डैशबोर्ड से अब देश के सभी राज्य जुड़ चुके हैं। हर जिले से दर्ज होने वाला साइबर क्राइम, चाहे वह डिजिटल अरेस्ट हो, फिशिंग हो या ऑनलाइन ठगी हो, अब गोल्डन आवर्स में ही स्टेट पुलिस के एक्शन रडार पर आ जाएगा। और फिर ये जो अपराध हुआ है इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स क्या है? आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। गोल्डन आवर्स क्या है? साइबर क्राइम की दुनिया में गोल्डन आवर्स वह शुरुआती समय होता है जब ठगी की रकम बैंकिंग सिस्टम के पाइपलाइन में ही होती है। और यदि पाइपलाइन वाले ही स्टेज पर उस रकम को रोक दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, तो पैसा जो है दूसरे खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और सीधी सी बात है कि पैसा सुरक्षित रह जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े सेंटर का उद्घाटन केंद्र लेवल पर हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। हालांकि मुझे मालूम है कि हो सकता है कि इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये जो साइबर क्राइम होते हैं या कह लीजिए जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं। एक डिजिटल अरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। यह एक साइबर ठगी है जिसमें ठग जो है खुद को पुलिस अफसर बता करके वीडियो कॉल करते हैं और फिर सामने वाले को डराते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा भेज दो, पैसा वसूल करते हैं। यह डिजिटल अरेस्ट है। दूसरा है फिशिंग लिंक। इसमें वो क्या करते हैं, फर्जी एसएमएस भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे और लिंक भेजेंगे और कहेंगे कि आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करा करके फिर पासवर्ड, ओटीपी या पिन नंबर आपका मांगेंगे और फिर पता लगा कि आपके पैसे निकाल लिए। तीसरा जो रूप होता है इसका, फ़ोन कॉल वाला फ्रॉड। बैंक, वॉलेट, टेलीग्राम एजेंट बन करके वे आपसे केवाईसी पूछेंगे, सिम कार्ड की जानकारी देंगे, रिफंड पेनल्टी जैसे झांसों से ओटीपी कार्ड डिटेल आपकी वो ले लेते हैं। जो चौथा है यूपीआई स्कैम। पंकज त्रिपाठी का इस पर आप देखेंगे टीवी वगैरह पर काफ़ी विज्ञापन आ रहा है सतर्क करने के लिए। वो पैसा भेजने की जगह यूपीआई से कहते हैं कि आप रिक्वेस्ट मनी भेज दीजिए और जैसे ही आप रिक्वेस्ट मनी भेजते हैं अप्रूव करा करके वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। और जो आखिरी है दोस्तों वह है स्क्रीन शेयरिंग ऐप से ठगी। एनीडेस्क, रिमोट ऐप जैसी चीज़ें डाउनलोड करा करके फ़ोन डेटा, ओटीपी हासिल करके वो आपके पैसे ले लेते हैं। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात मैं डेटा के ऊपर करूंगा। कितनी ठगी हो रही है और कितने अपराध हो रहे हैं आप देखिए। सन 2024 में जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं उसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और लाखों शिकायतें सामने आई हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो साइबर क्राइम की हो रही है प्रैक्टिकल लेवल पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के भी इतने मामले दर्ज हो चुके हैं कि उनको टैकल करना संभव नहीं हो गया है। आप देखिए कि हर जगह इस तरह का बोझ दिखाई दे रहा है। आप कोर्ट में देख लीजिए तो दुनिया भर के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
यहाँ तक कि आप बाकायदे इंफॉर्मेशन आयोग में चले जाइए, सूचना आयोग में, वहाँ इतने ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं कि आपका नंबर ही नहीं आता। और लगभग लगभग यही स्थिति साइबर क्राइम की भी हो चुकी है। तो जब न्याय में देरी होगी तो सीधी सी बात है, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। और सच पूछे तो हमारा जो साइबर क्राइम का जो क्षेत्र है वह भी लगभग लगभग इसी दौर से गुजर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वह विशेष रूप से इस मुद्दे पर काम करे। और मुझे लगता है कि अभी जो सेंटर स्थापित किया गया है शायद वह इसमें कुछ मदद कर सकेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।